माय नेम इज डॉक्टर सावित्री चौधरी। भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन जो आ रहा है उसे क्लिक करें और नोटिफिकेशन आप ज़रूर ऑन रखें, जिससे आपको आने वाले आपकी पाठ्यचर्या से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित आपको जो अध्ययन सामग्री है वो आपको उपलब्ध होती रहे। आज हम यूनिट 7 की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु है हमारा प्रतीक एवं चिन्ह। देखिए प्रतीक और चिन्ह क्या होते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ये मूक रहते हुए भी, क्या कह रहा है, मूक रहते हुए, प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, ये मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए आप सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते पर कहीं जा रहे हैं, आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, आपको कुछ सिग्नल्स दिखाई देते हैं, आपको कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, आपको प्रतीक दिखाई देते हैं, तो आप देखेंगे उन चिन्हों के माध्यम से हम समझ जाते हैं। जैसे कुछ एरो लगा हुआ है तो हमें आगे बढ़ना है, अगर गति में विराम है तो वहाँ पर ऐसा लिखा होता है, कहीं पठार है, पहाड़ है, स्कूल है, बस है, हॉर्न बजाना मना है, तो बहुत सारी प्रतीक छपे रहते हैं जिससे हमें बात समझ में आती है। हॉस्टल का सिंबल छपा रहता है, स्कूल का वो छपा रहता है। तो आप देखेंगे इस तरह से इसने कहा ये मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं। यदि हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में भी देखिए कितने सारे चिन्ह होते हैं। क्या चिन्ह है? देखिए प्लस होता है, ऐसे लगाया प्लस है तो प्लस से आपको क्या समझ में आ गया कि ये जोड़ का है। बाकी घटाना, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, तो आप देखेंगे ये सब चिन्ह हैं। देखिए बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रतीक बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी बातें समझ में आती है। मतलब ये मूक है अपने आप में, लेकिन हमें अपनी बात को अच्छी तरह से समझा देते हैं। फिर देखेंगे, अब हम बात करेंगे प्रत्यय की कि ये प्रत्यय क्या होते हैं। कह रहा है कि सभी सामान्य वर्ग की, देखें आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे, ये सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब सामान्य वर्ग की सभी क्रियाओं का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि सामान्य वर्ग जो है वो सभी अपने अपने स्तर पर बंद कर। सामान्य वर्ग के लिए देखिए हम बात कर रहे थे प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं? तो हमने प्रत्यय के लिए कहा था सामान्य वर्ग की जो सभी वस्तुएं होती हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ज्ञान का बोध कराते हैं। क्या है? प्रत्यय हैं। प्रत्यय ज्ञान का बोध कराते हैं और चिंतन शक्ति जो है हमारी उसको सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। फिर देखिए उन्होंने आगे हमें ये बताने की कोशिश की है कि ये जो होता है प्रत्यय जो है ये सामान्य वर्ग के लिए एक सामान्य विचार होता है। फिर देखेंगे हम, आप बात करेंगे यहाँ पर, अभी हमने बात की थी चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन के प्रमुख साधन। सबसे पहले हमने बात की थी भाषा की, फिर हमने बात की थी प्रतिमाओं की, फिर हमने बात की प्रतीक एवं चिन्ह की, फिर हमने बात की थी प्रत्यय की। अब अगले बिंदु पर चलते हैं और अगला बिंदु हमारा है कि चिंतनात्मक लेखन के महत्वपूर्ण साधन कौन से हैं। जो चिंतनात्मक लेखन की जो प्रक्रिया है उसके महत्वपूर्ण साधन कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं चिंतन लेखन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। अब देखिए सबसे पहला बिंदु क्या है? ज्ञान की गहनता। फिर दूसरा बिंदु देखिए क्या है? ज्ञान की परिपक्वता या भाषा की परिपक्वता। तीसरा बिंदु है सशक्त प्रेरणा। फिर चौथा बिंदु है बौद्धिक प्रखरता। फिर पांचवा बिंदु है लगन एवं रुचि। फिर नेक्स्ट है तर्क में परिपक्वता। फिर सेकंड लास्ट है समस्या प्रस्तुत करना। फिर है समस्या समाधान में स्वतंत्रता। चलिए एकदम सरल भाषा में बात करते हैं पहले बिंदु की, और पहला बिंदु है हमारा ज्ञान की गहनता। मतलब बालक को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, बालक अपनी पढ़ाई करे, उसका ध्यान पढ़ाई में लगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उसमें अध्ययन की अच्छी आदतों का विकास हो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, कह रहा है कि ज्ञान के प्रति रुचि भी बालक में
होनी चाहिए। यदि ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है तो फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो अध्ययन उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं भाषा की परिपक्वता की। तो भाषा की जो परिपक्वता है उसमें आप देखेंगे शब्दों का चयन करना, वाक्यों का चयन करना, बोलना, संकेतों को समझना, अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझा देना, अपने विचारों को व्यक्त करना, मतलब बालक को इतनी समझ आ जाती है, वो परिपक्व हो जाता है। लिखा है भाषा की परिपक्वता, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना और ग्रामेटिकल जो व्याकरण से संबंधित जो गलतियां हैं या त्रुटियां हैं उन पर ध्यान देकर उन्हें दूर करना आदि भाषा की परिपक्वता में आता है। और बच्चों में चिंतन करते समय इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करते समय उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भाषा में तो परिपक्वता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, साथ साथ में परिष्कृत भी होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सशक्त प्रेरणा की। देखिए जब हम बात करेंगे प्रेरणा की, मोटिवेशन की, तो आप देखेंगे मोटिवेशन का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जब कभी हमने इस पर चर्चा की होगी हमारे पिछले वीडियो में, तो हमने एक बात कही होगी कि एक राजमार्ग है ये, या फिर एक हृदय, जैसे बॉडी में हृदय का स्थान है वैसे ही आप देखेंगे जीवन में प्रेरणा वो शक्ति है, वो प्रक्रिया है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगाए रखती है, उसमें जोश भर देती है, जुनून भर देती है, और जब तक वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो उस काम को करता रहता है। तो यहाँ देखेंगे सशक्त प्रेरणा, बालक में पढ़ाई के प्रति प्रेरित होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, या तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या बाहरी रूप से अभिप्रेरित हो। प्रेरणा ऐसा स्रोत है जो व्यक्ति को सफल बनाता है, जीवन में सामाजिक बनाता है, और जो भी उसने अपने जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त किए हैं उन उद्देश्य और लक्ष्य को वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मोटिवेट नहीं है बालक तो आप देखेंगे उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो मैं किताबें क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे क्या होगा, इस तरह के प्रश्न होंगे। पर अगर वो बच्चा अभिप्रेरित हो गया तो फिर वो चिंतन करेगा आने वाले भविष्य को लेकर, आने वाले अपने उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर। चलिए अब हम बात करते हैं बौद्धिक प्रखरता की। बालक में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बौद्धिक प्रखरता थी कि बालक में बौद्धिक प्रखरता जिस औसत में वितरित होगी उसी औसत में आप देखेंगे चिंतन की प्रबलता भी उसमें विकसित होगी, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, पैनी हो जाएगी, और वो सूक्ष्मता से सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन कर पाएगा। और जब वो सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करेगा तो आप देखेंगे उसकी जो चिंतन शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाएगी, साथ ही साथ उसका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता जाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे लगन एवं रुचि की। अब लगन क्या है? बच्चे में लगन एवं रुचि। देखिए किसी भी काम को करने के प्रति लगन बच्चे में होनी चाहिए, इंटरेस्ट जरूर डेवलप होना चाहिए किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में। जब एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, रुचि जागृत हो जाती है, तो बच्चा अपने आप ही, जिसे बोलते हैं ना जुनून या सनकी हो जाना, तो आप देखेंगे उसी प्रकार से उस कार्य को पूरा करने के लिए या परीक्षा परिणाम अच्छे लाने के लिए या उच्च उपलब्धि के लिए वो प्रयास करना शुरू कर देता है। तो बच्चे में पढ़ाई के प्रति लगन होनी चाहिए। ये पढ़ाई के अच्छे अध्ययन के तरीकों से आ सकती है, मोटिवेशन से आ सकती है, कंटेंट से आ सकती है, और रुचि होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप उस विषय को पढ़ नहीं पाएंगे, अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। तो परीक्षा परिणाम अच्छा रहे इसके लिए बालक में अध्ययन के जो हमने उद्देश्य बनाए हैं उसमें से रुचि जागृत करनी ही चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की, और अगला बिंदु है हमारा तर्क में परिपक्वता। हम अब बात कर रहे थे तर्क में परिपक्वता की। बालक जब तर्क करता है तो आप देखेंगे उसमें परिपक्वता आ जाती है, व्यवहारिक तर्क करता है, लॉजिकल आर्ग्यू करता है, वो ऐसा कथन नहीं कहता, ऐसे तर्क नहीं कहता कि जिसके कोई सर पांव नहीं हो। देखिए अगली बात करते हैं हम समस्या प्रस्तुत करना। जब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अध्ययन के तरीकों की, तो अगर आप चाहते हैं किसी बच्चे की जो चिंतन शक्ति है
वो प्रबल हो जाए या उसमें बड़ी तेजी से वृद्धि हो, तो आप बात देखेंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं समस्या। आप बालक के सामने समस्या प्रस्तुत कीजिए और समस्या को पूरी तरीके से प्रस्तुत कीजिए, मतलब A to Z समस्या को पूरी तरीके से प्रस्तुत कीजिए। तो फिर देखेंगे जब समस्या उसके सामने होगी तो वो उसको भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करेगा और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए उसे सफल करने का भी प्रयास करेगा। तो इससे चिंतन शक्ति प्रबल हो जाएगी, चिंतन शक्ति अधिक वृद्धि होगी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और चिंतन शक्ति जैसे ही प्रबल होती है आप देखेंगे इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है, अभिप्रेरित बच्चा स्वयं हो जाता है। और फिर हमें मतलब स्कूल वालों को, माता पिता को, टीचर को, प्राचार्य को और क्या चाहिए, बस यही कि बच्चा बालक अध्ययन में रुचि ले। फिर हम बात करेंगे अब महत्वपूर्ण साधनों में अंतिम साधन की, ये है समस्या समाधान में स्वतंत्रता। तो जब समस्या समाधान की हम बात करते हैं, समस्या समाधान की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे के सामने हमने समस्याएं रखी है। अब जब समस्याएं हमने बच्चे के सामने रखी है, आप उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, आप उस पर अपनी बाध्यता मत थोपिए, आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वो अपनी खुली चिंतन शक्ति से, अपने खुले विचारों से, अपने खुले दृष्टिकोण से उस समस्या का समाधान स्वतः ही ढूंढ लेगा। पर इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि समस्या पूरी तरीके से, जैसे अभी मैंने कहा कहाँ से कहाँ तक है, भिन्न भिन्न आयाम, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण आदि को ध्यान में रखकर मतलब समस्या को पूरी तरीके से रखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जीवन में जो मनुष्य जीवन है, जो प्राणी है, कभी ना कभी कोई ना कोई शारीरिक बीमारी से पीड़ित होता है। कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी सर दर्द हो गया, या इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो गई। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसका सही ट्रीटमेंट हमें मिल जाए, तो वो डॉक्टर सोचता है बुखार क्यों आया। देखिए चिंतन कर रहा है, वो बुखार क्यों आया, इसकी क्या वजह हो सकती है, अच्छा आप क्या करते हैं, आपने क्या खाया था, आपसे पृष्ठभूमि पूछता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप उस समस्या को पूरी तरीके से, आप अपनी बात को पूरी तरीके से डॉक्टर के पास रख पाते हैं तो आपको सही प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है। यदि आप कोई बात छुपा लेते हैं तो फिर वो आप देखेंगे वो सही दिशा में ट्रीटमेंट नहीं चल पाता है, कुछ कमी रह जाती है। इसी प्रकार बच्चे के सामने हमें जो समस्या है, उस समस्या के जो विभिन्न डायमेंशन है, विभिन्न आयाम है, दृष्टिकोण है, बिंदु है, उनको रखना चाहिए। और जब ये आप रख लोगे आप इसे, तो आप देखोगे कि आपने अपने आप ही समस्या से संबंधित जो भी समाधान है, उन समाधानों को आपने ढूंढ लिया है।